नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 9 अगस्त साल 2023 की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आए हैं, जहां पर प्रतिकूल कब्जा कानून से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हाईलाइट किया। जैसे कि अक्सर लोग जब मुझसे कॉल पर कंसल्ट करते हैं तो उनका इसी कब्जा यानी कि प्रतिकूल कब्जे संबंधित कोई इश्यूज या क्वेरी रहती हैं। वो मुझसे बताते हैं कि सर इतने लंबे समय से हमारा संपत्ति पर कब्जा है, किंतु उस चीज को साबित करने के लिए हमारे पास कोई कागजात नहीं है। कारण क्योंकि वो एक एग्रीकल्चर लैंड होती है। ऐसी कंडीशन में क्या अगर हम अपने अड़ोसी पड़ोसी की या फिर गांव वालों की मौखिक गवाही दिलवा दे तो वो कानून में एक्सेप्टेड होगी? जी हां, यही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई की है कि अगर एक प्रतिकूल कब्जे से संबंधित केस कोर्ट के सामने आता है और सामने वाली पार्टी या तो मौखिक गवाही दे रही है या फिर केवल एलिगेशन लगा रही है जिससे रिलेटेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनके पास नहीं है, तो वो प्रतिकूल कब्जे के तहत संपत्ति के मालिक नहीं बन पाएंगे। और बहुत बड़ा झटका दिया है प्रतिकूल कब्जा धारक को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस रेलिवेंट जजमेंट में। अब आखिरकार रेलिवेंट जजमेंट में हुआ क्या था, केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्या कहते हैं, केस का टाइटल क्या था, ये सारी चीज मैं वीडियो में आगे आपको क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। आज की वीडियो में मैं अब आपको क्लियर करूंगा कि प्रतिकूल कब्जा कानून होता क्या है और रेलेवेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उसमें क्या-क्या पॉइंट्स हाईलाइट हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि प्रतिकूल कब्जा कानून कहते किसको हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत से व्यूअर्स फर्स्ट टाइम हमारी इस वीडियो को देख रहे हो। देखिए दोस्तों, अगर आप आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 लिमिटेशन एक्ट या फिर सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट पर नजर डालते हैं तो वहां पर निर्धारित है कि अगर एक संपत्ति का रियल ओनर, जिसके पास संपत्ति का मालिकाना हक है, उसकी संपत्ति पर कोई अदर पर्सन आकर कब्जा कर लेता है, तो जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उसको एक लिमिटेशन टाइम के अंदर, एक समय सीमा के भीतर उस कब्जे को खाली कराना होगा या फिर कब्जे को खाली कराने के लिए कोई लीगल एक्शन लेना होगा, कोई लीगल रेमेडी अपनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो समय सीमा एक बार पूरी हो गई तो उस समय सीमा के पूरा हो जाने के बाद वो प्रॉपर्टी संपत्ति का रियल ओनर वापस नहीं पा सकता। इसी को प्रतिकूल कब्जा कानून कहा जाता है। दोस्तों, अब लिमिटेशन टाइम कितनी होती है, यानी कि समय सीमा कितनी होती है, यह सबसे बड़ी अनिवार्य है। देखिए, अगर आप किसी की निजी संपत्ति पर, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर पोजेशन करके बैठे हैं तो यह समय सीमा 12 सालों की होती है। किंतु अगर यही समय सीमा किसी गवर्नमेंट लैंड पर आ जाती है, यानी कि आपका किसी सरकारी संपत्ति पर कब्जा है, तो आर्टिकल 112 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजन उसे डील करते हैं, जहां पर समय सीमा बढ़ाकर 30 सालों की कर दी गई है। यानी कि किसी की निजी संपत्ति पर 12 साल तक निरंतर कब्जा होना चाहिए और किसी गवर्नमेंट लैंड पर 30 सालों तक कब्जा होना अनिवार्य है। इसी को प्रतिकूल कब्जा कानून कहा जाता है। अब दोस्तों, लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर, क्या केवल लंबे समय से कब्जा कर लेने से हम संपत्ति के मालिक बन जाते हैं? जी नहीं दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट इस चीज को साफ निर्धारित कर चुके हैं कि लॉन्ग एंड कंटीन्यूअस पोजेशन इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट एडवर्स पोजेशन, कि लंबे समय से कब्जा होना प्रतिकूल कब्जा नहीं कहलाता। उसके अंदर कुछ और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो वहां पर साबित करने अनिवार्य हैं। अब वो कैसे होते हैं? देखिए, नेक वी, नेक क्लेम एंड नेक प्रिकैरियो, ये 3 पॉइंट होते हैं। जब एक कब्जाधारी कोर्ट में कब्जे के तहत केस कर रहा होता है तो इन तीनों पॉइंट को वहां पर एस्टैब्लिश करना अनिवार्य है। अब बहुत से लोग समझ ही नहीं पाए कि ये नेक वी, नेक क्लेम, नेक प्रिकैरियो क्या होता है, तो ये मैं रेलिवेंट जजमेंट आपको दिखाकर डिस्प्ले पर समझा दूं कि ये तीनों पॉइंट एक्सेप्ट करने बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 अगस्त साल 2023 में इन्हीं पॉइंट्स को वहां पर मेंशन किया है। सबसे पहले ये तीनों पॉइंट्स आप बड़ी ध्यान से समझें, इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा, श्री उत्तम चंद वर्सेस लीगल
श्री उत्तम चंद डिकीज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस नथुराम डिकीज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स। साल 2020 की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। अगर आप मेरे चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे इस जजमेंट पर एक मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर ला चुका हूं। देखिएगा, यहां पर यही चीज क्लियर की गई है कि अगर एक व्यक्ति एडवर्स पोजेशन क्लेम कर रहा है तो उसको यहां पर यही दिखाना पड़ेगा कि उसका जो कब्जा है वो कॉन्टिन्यूअस है, शांतिपूर्वक है, यानी कि नेक भी, नेक क्लेम एंड नेक प्रिकैरियो है। यानी कि दोस्तों सरल भाषा में बताऊं कि उसका कब्जा कंटिन्यूअसली रहा है 12 सालों तक, ये नहीं कुछ साल रहा फिर खाली कर दिया, फिर कुछ साल तक आके रहा और बोलने लगा प्रतिकूल कब्जा है। 12 सालों तक लगातार कब्जा होना चाहिए। दूसरा कहता है पीसफुली कब्जा, ये नहीं जबरदस्ती बदमाशी के दम पर वो कब्जा किया गया हो। प्रॉपर्टी पर पोजेशन एडवर्स होना चाहिए, प्रॉपर्टी के रियल ओनर के अगेंस्ट होना चाहिए, पर पीसफुली होना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पब्लिक नॉलेज में होना चाहिए। छिप छिपाकर कब्जा अनिवार्य नहीं कहलाता, क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट वहां पर एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा तो वो एडवर्स पोजेशन की श्रेणी में नहीं काउंट होगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि केवल लंबा और कंटिन्यूअस कब्जा एडवर्स पोजेशन नहीं बनता, नेक वी, नेक क्लेम एंड नेक प्रिकैरियो एस्टेब्लिश करना अनिवार्य होता है। अब दोस्तों यहां से हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2023 की जजमेंट पर अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले पर दिखाकर आपको केस टाइटल क्लियर कर दूं, उसके बाद केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्लियर करेंगे और आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें वहां पर हाईलाइट की वो चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। जजमेंट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस जोसेफ एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 3142 ऑफ 2010 और प्रेजेंट केस की जो जजमेंट पास की गई है 9 अगस्त साल 2023 को पास की गई है। यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए मैं यहां पर लेकर आया हूं। अब दोस्तों केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड आपको क्लियर कर देता हूं। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफिकेशन दी, जजमेंट में कौन कौन से पॉइंट एस्टैब्लिश किए, वो चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर जो रिस्पोंडेंट है यानी कि जोसेफ नाम का जो व्यक्ति है, उसका 1940 से एक गवर्नमेंट लैंड पर पोजेशन है यानी कि कब्जा है। उसके बाद साल 1983 में वो ट्रायल कोर्ट के सामने एक केस फाइल करते हैं कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो उनको नोटिस सर्व कर रहे हैं कि इस लैंड को आप खाली करें। जबकि ध्यान दें 1940 से उसका पोजेशन है और अब उसको लगभग 43 साल उस जमीन पर कब्जा करते हो चुके हैं। अब दोस्तों ट्रायल कोर्ट ने बिकॉज ऑफ एडवर्स पोजेशन एंड एस्टेब्लिश पोजेशन, जो वो वहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनको रोक लगा रहे थे, उनको बाहर कर रहे थे, नोटिस सर्व करते, उस पर रोक लगा दी ट्रायल कोर्ट ने। ना दोस्तों, रोक लगने के बाद यह मैटर आगे अपीलियंट कोर्ट के सामने गया। अपीलियंट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया। साल 1995 की यह बात है, जब ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को पलटकर गवर्नमेंट के फेवर में फैसला सुनाया गया तो जो जोसेफ नाम का व्यक्ति है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील डालता है और यही क्लेम करता है कि मेरा इतने लंबे समय से पोजेशन है, लिमिटेशन टाइम देखा जाए तो 30 सालों की समय सीमा है और मुझे तो यहां पर करीबन 43 साल हो चुके हैं। अब ध्यान दें, जोसेफ नाम का जो व्यक्ति है उसकी डेथ हो चुकी है, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस केस को फाइल कर रहे हैं। अब हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सटीक ठहराया और अपीलियंट कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट का कहना है कि इतने लंबे समय से पोजेशन होने के बाद यह एडवर्स पोजेशन की श्रेणी में आएगा और गवर्नमेंट के पास यह अधिकार नहीं होगा कि वो इस प्रॉपर्टी को खाली करा सके। अब दोस्तों यहां पर अब जो गवर्नमेंट ऑफ केरला है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। अब यहां से वीडियो आपको बड़ी ध्यान से देखनी होगी। और एक चीज और, आपने ध्यान दिया कि जो मेन पोजेशन होल्डर था यानी कि जोसेफ नाम का व्यक्ति था, उसकी डेथ हो चुकी है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से केस डाला गया है। तो बहुत से लोग क्वेश्चन ये भी करते हैं कि सर हमारा अगर दादा परदादा के समय से कब्जा है तो क्या जब से वो कब्जा कर रहे हैं वो डेट मेंशन करें या उनकी डेथ होने के बाद जब से हमारे फेवर में कब्जा आया वो मेंशन करें। तो यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कि जिस तारीख से आपका कब्जा है वो चीज अनिवार्य होती है। ये नहीं होती कि अगर आप केस कर रहे हैं तो आप कब से उसके कब्जे में आए हैं, जो आपके दादा परदादा के समय से पोजीशन में है वो डेट वहां पर मेंशन की जाएगी। अब दोस्तों यहां से ध्यान दीजिएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफिकेशन दी। सबसे पहले दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि केवल लंबे समय से अगर आपका कब्जा है प्रॉपर्टी पर तो आप एडवर्स पोजेशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कुछ और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो वहां पर एस्टेब्लिश करने अनिवार्य है।
डिस्प्ले पर आपको दिखाकर ये पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कर दूं ताकि पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। देखिएगा डिस्प्ले पर दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पोजेशन है यानी कि कब्जा है मस्ट बी ओपन यानी कि ओपनली होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए यानी कि प्रॉपर्टी के रियल ओनर को साफ निर्धारित हो, पब्लिक नॉलेज में हो, कॉन्टिन्यूअस लगातार 12 सालों तक होना चाहिए, एंड होस्टाइल यानी कि प्रॉपर्टी के रियल ओनर के एडवर्स में जाकर होना चाहिए। और यहां पर इसी चीज को यहां पर यही दिखाया गया है, ये नेकवी यानी कि जो कंटिन्यूटी आ गई, नेक प्लेन यानी कि पब्लिक नॉलेज आ गई, और नेक प्रीकैरियो यानी कि एडवर्स पोजेशन होना चाहिए प्रॉपर्टी के रियल ओनर के अगेंस्ट में जाकर इन डिनाइल ऑफ टाइटल एंड नॉलेज। जो चीज मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में उत्तम चंद्र वाली जजमेंट में क्लियर की, वो चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में भी क्लियर की कि नेक वी, नेक क्लेम एंड नेक प्रीकैरियो के बिना एडवर्स पोजेशन कभी भी एस्टेब्लिश नहीं माना जाता। इसके अलावा दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज और क्लियर की कि अगर एक इंसान कोई कॉग्नेंट एविडेंस नहीं दिखा रहा यानी कि स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कोई अलग स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं दिखा रहा, केवल ओरल विटनेस दे रहा है, ओरल विटनेस मतलब अड़ोसी पड़ोसी की गवाहियां दिलवा दी, टेस्टिमनी करा दी, गांव के कुछ लोगों की कोर्ट में बुलाकर गवाही करा दी, तो ये चीज कंप्लीट नहीं मानी जाएगी एडवर्स पोजेशन को क्लेम करने के लिए, क्योंकि ये केवल एक प्रकार के बाल्ड एलिगेशन है यानी कि इस तरीके के एलिगेशन जिनका कोई एविडेंस उनके पास नहीं है। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिखाने अनिवार्य है। केवल ओरल गवाही अगर आप दे रहे हैं एडवर्स पोजेशन के मैटर में तो वो चीज आपको बेनिफिट नहीं दिलाएगी। ये चीज भी मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दूं ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, पर्सन क्लेमिंग एडवर्स पोजेशन मस्ट एस्टेब्लिश द थेम थ्रू कोग्नेंट एविडेंस, यानी कि अगर कोई प्रतिकूल कब्जे का दावा कर रहा है तो उसको स्ट्रॉन्ग एविडेंस वहां पर दिखाने पड़ेंगे। मेयर वाग असम्पशन विल नॉट सफिशिएंट, यानी कि केवल ओरल गवाही देना, आरोप लगा देना हम इतने लंबे समय से कब्जे में है तब गवर्नमेंट क्या थी, ये सफिशिएंट नहीं माने जाते। इसके अलावा दोस्तों कोर्ट ने यहां पर यह भी ऑब्जर्व किया कि एक एस्टेब्लिश लॉ है कि जो व्यक्ति यहां पर एडवर्स पोजेशन का राइट क्लेम कर रहा है प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के बाद कि मैं बहुत लंबे समय से कब्जे में हूं, यह चीज सफिशिएंट नहीं मानी जाएगी। उसके अलावा कुछ पॉइंट और वहां पर दिखाने अनिवार्य है, जैसे कि आगे दिखाया है एनिमस पोजिडेंडी, जिसका मतलब है इंटेंशन टू पोजेस, यानी कि उस इंटेंशन के साथ उसका कब्जा हो कि जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है वो उसके अधिकारों से बाहर हो जाए, यानी कि जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उसका उस प्रॉपर्टी से कोई भी लेना देना नहीं रहा जब से उसने संपत्ति पर कब्जा जमाया है। इस तरीके के पोजेशन को एडवर्स पोजेशन कहते हैं, यानी कि वो कब्जा जो प्रॉपर्टी के रियल ओनर के एडवर्स में जाकर किया है। ये सारे पॉइंट एस्टेब्लिश करने अनिवार्य हैं। इसी के बाद एक व्यक्ति एडवर्स पोजेशन को क्लेम करते हुए अपने फेवर में ओनरशिप पा सकता है। अब इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवर्स पोजेशन क्लेम किया जा रहा था यहां पर उसको डिसमिस कर दिया और यही चीज पाई कि केवल लंबे समय से पोजेशन में आ जाने से, केवल ओरल टेस्टिमनी देने से आप एडवर्स पोजेशन के तहत ओनर नहीं कहलाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।